हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में चर्चा की है। वहाँ हमने देखा था प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण हमने पढ़ा था, और प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बनते हैं और फिर एल्डिहाइड और आगे ऑक्सीकृत होकर एल्केनोइक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यदि अभिक्रिया को एल्डिहाइड चरण पर रोकना था तो दुर्बल ऑक्सीकारकों का प्रयोग करना होता है, जिसके रूप में क्रोमिक ऑक्साइड, पीसीसी यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या प्राथमिक एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर की नली में 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित कराया जाए, या लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सिल्वर पर से एल्कोहल वायु के मिश्रण को प्रवाहित किया जाए, तो ये दुर्बल परिस्थितियां हैं और प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइडों में हो जाता है। लेकिन जब हम प्रबल ऑक्सीकारकों का यूज करते हैं, जैसे कि K2Cr2O7, KMnO4, तो अभिक्रिया एल्डिहाइड चरण पर नहीं रुकती और डायरेक्ट एल्केनोइक अम्लों पर जाकर अभिक्रिया रुकती है। तो दुर्बल ऑक्सीकारकों के द्वारा प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, जबकि प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। और इस ऑक्सीकरण में यह विशेषता है कि यहाँ कहीं भी कार्बन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि जब प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बनेंगे तो इन एल्डिहाइडों में कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी कि प्राथमिक एल्कोहलों में थी। एल्डिहाइडों का जब आगे ऑक्सीकरण होकर एल्केनोइक अम्ल बनेंगे तो एल्केनोइक अम्लों में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी रहेगी जितनी कि एल्डिहाइड या प्राथमिक एल्कोहलों में थी। तो यानी कि ऑक्सीकरण समान कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ चलते रहेंगे। आज हम द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की चर्चा करेंगे। तो द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले कीटोन बनते हैं, और कीटोनों को यदि और आगे ऑक्सीकृत कर दिया जाए तो एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल से जब अपन के ऑक्सीकरण होकर कीटोन बनेंगे, यहाँ तक कार्बन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कीटोनों का जब आगे ऑक्सीकरण होगा तो कीटोनों का ऑक्सीकरण कठिनता से होता है और कार्बन श्रृंखला ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण प्राप्त होने वाले एल्केनोइक अम्ल मूल कीटोन की अपेक्षा कम कार्बन परमाणु वाले होते हैं। तो वैसे तो कीटोनों का ऑक्सीकरण कठिनता से होता है, इसीलिए द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण को कीटोन पद पर रोका जा सकता है। फिर भी इसको श्योर करने के लिए हम अपेक्षाकृत दुर्बल से थोड़े प्रबल ऑक्सीकारकों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहलों की अपेक्षा द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण थोड़ा कठिनाई से होता है। तो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के द्वारा यदि हम किसी द्वितीयक एल्कोहल को ऑक्सीकरण करेंगे तो हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, और कीटोनों का आगे एल्केनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं होगा। जैसे ये कोई कीटोन है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, सॉरी, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और यहाँ पर एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड इसके साथ में लेते हैं। तो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के द्वारा जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से विलोप हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3। CH3 की जगह भी अपन एल्किल समूह का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम एल्किल समूह की जगह कोई सा भी एल्किल समूह प्रयुक्त कर सकते हैं। जो दो हाइड्रोजन हटे हैं, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को बैलेंस कर देगा, जब ब्रोमीन वहाँ से हट जाएगा तो ये सक्सिनेमाइड में अपचयित हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन Br के साथ बाहर निकल जाएगा, तो HBr।
तो इस प्रकार से किसी भी द्वितीयक एल्कोहल को हम कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल ले लेते हैं हम, तो उसके लिए अपन को दोनों एल्कील समूह की जगह पर मेथिल समूह का यूज करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ भी दोनों एल्कील समूह की जगह पर मेथिल समूह आ जाएंगे और ये कीटोनों का प्रथम सदस्य प्रोपेनॉन प्राप्त हो जाएगा, जिसे एसीटोन भी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ एल्कील समूह में जो भी परिवर्तन होगा तो यहाँ कीटोन में भी उसी के अनुसार कार्बन संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी द्वितीयक एल्कोहल का एन ब्रोमो सक्सेनामाइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड में अपचयित हो जाता है। तो एक विधि तो ये हो गई द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोनों में ऑक्सीकृत करने की। इसी कार्य को यदि हम सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के द्वारा कराएं तब भी द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण हो जाता है। O, तो ये H और ये H इस O के साथ H2O के रूप में निष्कासित हो जाएगा। इस प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोनों में ऑक्सीकृत करने हैं तो ये आपके पास दूसरी विधि हो गई। तीसरी है ओपेनॉर ऑक्सीकरण, जो एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें किसी भी द्वितीयक एल्कोहल को एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन की अधिकता के साथ पश्चवान किया जाता है। एसीटोन खुद एक कीटोन है, यानी कि इसमें एसीटोन द्वितीयक एल्कोहल यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और इसके साथ लिया गया द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो एक तरीके से कीटोन द्वितीयक एल्कोहल में यानी एसीटोन आइसोप्रोपिल एल्कोहल में और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये कोई भी द्वितीयक एल्कोहल हम ले सकते हैं RCHOHR, R की जगह किसी भी एल्कील समूह को प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका एसीटोन के साथ पश्चवान करवाएंगे CH3COCH3 और इसमें ऑक्सीकारक रहेगा एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। तो ये है द्वितीयक एल्कोहल है और ये कीटोन है। तो ये एक दूसरे को ऑक्सीकृत अपचयित करेंगे, इसके दोनों हाइड्रोजन निकलकर इधर की साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ इसमें हाइड्रोजन का योग हो गया तो इसका अपचयन हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन पृथक हो गया तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो द्वितीयक एल्कोहल तो कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा और जो आपका कीटोन है वो द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो RCOR, तो ये द्वितीयक एल्कोहल तो कीटोन में ऑक्सीकृत हो गया, जबकि आपका कीटोनों का पहला सदस्य जो एसीटोन है वो दोनों हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और ये द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें हम निम्नतर कीटोन को उच्चतर कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नतर कीटोन यानी कि कीटोनों का पहला सदस्य एसीटोन है और यहाँ जो कीटोन होगा R की जगह अपन जितने कार्बन लेंगे उसके अनुसार ही ये कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया किसी निम्नतर कीटोन को उच्चतर कीटोन में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और ये इस प्रकार का ऑक्सीकरण ओपेनॉर ने करवाया था, इसीलिए इसको ओपेनॉर ऑक्सीकरण के नाम से भी जाना जाता है और ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है और कई बार पूछी गई है। तो ये द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोनों में ऑक्सीकृत करने की अपने पास तीन विधियां हो गई। पहली में अपन ने द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोनों में ऑक्सीकृत किया था एन ब्रोमो सक्सेनामाइड द्वारा। उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के द्वारा भी द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोनों में ऑक्सीकृत कर सकते हैं और एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में किसी द्वितीयक एल्कोहल को एसीटोन के साथ पश्चवान करा के भी कीटोनों में ऑक्सीकृत करा सकते हैं।
अब इसका चौथी विधि अपन लेते हैं जो प्राथमिक एल्कोहलों के लिए भी आई थी। जैसे प्राथमिक एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर की नली में से 573 केल्विन ताप पर गुजारते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण होता है और एल्डिहाइड बनते हैं। इसी अभिक्रिया को यदि हम द्वितीयक एल्कोहल के साथ लेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की नली में से प्रवाहित करेंगे तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाएंगे, RCHOHR। ये कोई भी द्वितीयक एल्कोहल हो सकता है। इसकी वाष्प को कॉपर की नली में से 573 केल्विन ताप पर हम प्रवाहित करवाएंगे तो एक एच यहाँ से हटेगा, एक एच यहाँ से हटेगा और ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RCOR प्लस H2। तो इसको विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार द्वितीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कराने पर भी हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त करने के लिए ये 4 विधियां अपने पास हो गई। लेकिन यदि द्वितीयक एल्कोहलों का प्रबल ऑक्सीक्रिया परिस्थितियों यानी कि प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में लंबे समय तक ऑक्सीकरण कराएं तो फिर अभिक्रिया कीटोन पर नहीं रुकती, कीटोन और आगे ऑक्सीकृत होते हैं, कार्बन श्रृंखला ब्रेक होती है और कीटोनों की अपेक्षा कम कार्बन परमाणु वाले एल्केनोइक अम्लों का मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। तो द्वितीयक एल्कोहलों से कीटोन तक की ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में भी यही रहेगी, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। इसीलिए द्वितीयक एल्कोहल का कीटोन का भी आगे ऑक्सीकरण होगा। तो हम आगे कीटोन के ऑक्सीकरण से इस अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं। प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे K2CR2O7, KMnO4 इनकी उपस्थिति में उच्च ताप पर लंबे समय तक जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये हो जाता है चलो R की जगह भी पर्सनल अपन कीटोनों का पहला सदस्य एसीटोन ले लेते हैं, CH3COCH3 प्लस O। अब कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक हो सकता है, KMnO4, K2CR2O7, और इस लंबे समय तक उच्च ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ से हम 2 भाग कर सकते हैं। इस वाले भाग को भी एल्केनोइक अम्ल बनाना है, इसको भी एल्केनोइक अम्ल बनाना है। तो ये इधर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला एल्केनोइक अम्ल आप फार्मिक एसिड बना सकते हो। इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्केनोइक अम्ल आप एथेनोइक एसिड बना सकते हो। और अब इसको संतुलित करने के लिए 1 ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ 4 आ गए तो इसके आगे हम O लगा सकते हैं जिससे अपने आप बैलेंस हो जाएगी। यहां पर कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों साइड में इधर भी हमने मेथिल समूह का यूज किया है, इधर भी हमने मेथिल समूह का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, एक 2 कार्बन वाला है, एक 1 कार्बन वाला है, दोनों में ही मूल कीटोन यानी 3 कार्बन की अपेक्षा कम कार्बन है। तो कीटोनों के ऑक्सीकरण से कार्बन श्रृंखला ब्रेक होकर एल्केनोइक अम्लों का मिक्सचर प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल कीटोन की अपेक्षा कम होती है। लेकिन अगर कीटोन असम्मित हो यानी कि कार्बोनिल समूह से के दोनों साइडों में जो 2 एल्किल समूह है ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो, जैसे हम देखते हैं ये कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड में हम मेथिल रख देते हैं जबकि दूसरी साइड में हम एथिल रख देते हैं, तो ये एक असम्मित कीटोन हो गया। प्लस वही 3O और ये प्रबल ऑक्सीकारक हो सकता है KMnO4। अब यूं है कि यहाँ से अगर अपन इसको ब्रेक करें तो इधर 1 कार्बन बचता है और इधर 3 कार्बन बचते हैं। तो यानी कि एक तो 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एक 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकिंग यहाँ से लेते हैं तब इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले एल्केनोइक अम्लों के 2 अणु प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में ब्रेकिंग कहाँ से लेना है? तो अगर असम्मित कीटोन है, कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो कार्बोनिल समूह को उस एल्किल समूह के साथ गिना जाएगा जिसमें कार्बन परमाणु कम हो, और ये होता है पोफाफ नियम। तो असम्मित कीटोनों का ऑक्सीकरण पोफाफ नियम के अनुसार होता है।
तो इस C डबल बॉन्ड O के कार्बन को इधर 2 कार्बन के साथ गिना जाए कि इधर 1 कार्बन के साथ गिना जाए। स्वाभाविक है, पॉफॉफ नियम के अनुसार कार्बोनिल समूह को उस एल्किल समूह के साथ गिन के चलिए जिधर कार्बन कम है। कार्बन इधर कम है तो ये है C डबल बॉन्ड O का कार्बन इस मेथिल समूह के साथ काउंटेड होगा, तो यहाँ से आपका ब्रेकिंग हो जाएगा। तो इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो CH3COOH होता है। तो दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, तो दोनों अणु इसी के प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से इसमें एक अन्य उदाहरण लेते हैं। इधर ले लेते हैं अपन एथिल और इधर ले लेते हैं अपन नॉर्मल ब्यूटिल समूह। अब जैसे इसका ऑक्सीकरण कराना है वही 3O लिखना है और प्रबल ऑक्सीकारक लिखना है। अब ये भी असममित कीटोन है क्योंकि कार्बोनिल समूह के एक साइड में एथिल समूह है जबकि दूसरी साइड में एन ब्यूटिल समूह है। तो इस CO को अगर इधर गिनेंगे तो इधर 3 और इधर 4 कार्बन है, लेकिन इसको अगर इधर गिनते हैं तो इधर 5 हो जाते हैं, इधर 2 हो जाते हैं। तो गिनना किधर है? जिधर के एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। तो इधर 2 कार्बन है, इधर 4 है, तो इस कार्बन को कम कार्बन वाले एल्किल समूह के साथ गिना जाएगा। तो इधर 3 कार्बन हो जाएंगे और इधर 4, तो एक तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा CH3CH2COOH यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, और एक 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा CH3CH2CH2COOH ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से पॉफॉफ नियम के अनुसार हम किसी भी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करा सकते हैं जिसके फलस्वरूप एल्केनोइक अम्लों का मिक्सचर प्राप्त होगा जिनमें मूल कीटोन की अपेक्षा कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब हम बात करते हैं तृतीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की। तो हमने देखा प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड और बाद में समान कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले कीटोन, यहाँ तक कार्बन समान होंगे, और कीटोन के आगे ऑक्सीकरण से एल्केनोइक अम्लों का मिश्रण जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कठिन होता है, बहुत मुश्किल से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया एशेन-1 पथ का अनुसरण करती है। अब जैसे तृतीयक एल्कोहल में अपन लेते हैं 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल, अब यहाँ से हम जब ऑक्सीकरण करवाएंगे प्रबल ऑक्सीकारक परिस्थिति में, तो एक पोर्शन ये निकलेगा अपने पास कीटोन का, और दूसरे में जितने कार्बन बच रहे हैं उसको हम एल्केनोइक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 2 कार्बन वाला एल्केनोइक अम्ल CH3COOH प्लस एक 3 कार्बन वाला एसीटोन CH3COCH3। इस प्रकार से तृतीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से भी कार्बन श्रृंखला ब्रेक होती है और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिक्सचर प्राप्त होता है। अगर तृतीयक एल्कोहलों को हम 573 केल्विन ताप पर कॉपर की नली से प्रवाहित करा दें तो प्राथमिक एल्कोहलों और द्वितीयक एल्कोहलों की तरह विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहलों में और द्वितीयक एल्कोहलों में OH समूह से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन उपलब्ध होता है, यानी विहाइड्रोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध है। लेकिन तृतीयक एल्कोहलों में हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन समूह पर हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है। तो तृतीयक एल्कोहलों का कॉपर की नली में 573 केल्विन ताप पर विहाइड्रोजनीकरण नहीं होकर निर्जलीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये तृतीयक एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर हम जब कॉपर की नली से प्रवाहित करेंगे तो अब निर्जलीकरण होगा। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये OH समूह और इसके किसी भी एक पड़ोसी कार्बन से एक हाइड्रोजन का विलोप होगा। तो जैसे यहाँ से एक H का विलोप करेंगे तो ये सिंगल का डबल हो जाएगा, तो CH3
C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और H और OH मिलकर H2O, तो ये बन गया 2 मेथिल प्रोपीन। तो इस प्रकार से कॉपर की नली में 573 केल्विन ताप पर तृतीयक एल्कोहलों का तो निर्जलीकरण होकर एल्कीन बनती है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है और क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक फेंटेन अभिकर्मक होता है। फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मिश्रण को फेंटेन अभिकर्मक कहते हैं। फेरस सल्फेट में Fe+2 होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाएगा और OH- और OH फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो जब इसके द्वारा हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्कोहलों का द्विलकीकरण हो जाता है, यानी 2 एल्कोहल जुड़ जाते हैं और डाइऑल बनता है। जैसे ये तृतीयक एल्कोहल है तो ये OH मुक्त मूलक यहाँ से आता है और इसमें से एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक को चुरा के ले जाता है। तो ये तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक प्राप्त होगा और जल का निष्कासन हो जाएगा और एक तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक किसी दूसरे तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक के साथ संयोजित होगा। तो ये मुक्त मूलक से मुक्त मूलक का योग होगा जिससे सिंगल बंध का निर्माण हो जाएगा। तो CH3 C CH3 OH CH2 CH2 COH CH3 और CH3, तो ये हो गया 2,5 डाइमेथिल और 3 की चेन है हेक्सेन 2,5 डाइऑल। तो इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का फेंटेन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो द्विलकीकरण होगा और 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन 2,5 डाइऑल प्राप्त होगा। तो द्विलकी एल्कोहलों का द्विलकीकरण होता है फेंटेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर और डाइऑल प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे किया जाए, पहचान कैसे की जाए कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक होगा, कौन सा एल्कोहल द्वितीयक होगा और कौन सा एल्कोहल तृतीयक होगा। तो अपन ने अभी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भी पढ़ा था कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण के उत्पाद भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर भी हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। इनके ऑक्सीकरण के उत्पाद भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के आधार पर भी इनमें विभेद किया जा सकता है। इसके अलावा हमने ल्यूकास अभिकर्मक के साथ भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, तो वहाँ भी अभिक्रिया में थोड़ा डिफरेंस था। अब हम यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक की भी बात कर लेते हैं और एक विक्टर मेयर विधि। ये 2 परीक्षण ऐसे हैं जिनका द्वारा हम प्रयोगशाला में भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं विक्टर मेयर विधि, जो एक महत्वपूर्ण विधि है, ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है और परीक्षा में पूछी जाती है। इस विधि में पहले दिए गए एल्कोहल की लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। लाल फास्फोरस और आयोडीन की अभिक्रिया से PI3 यानी फास्फोरस ट्राइआयोडाइड बनता है, जो एल्कोहल से क्रिया करता है और उसको एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर देता है। वो प्राथमिक एल्कोहल होगा तो प्राथमिक एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा तो द्वितीयक एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और तृतीयक एल्किल होगा तो तृतीयक एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। इस प्रकार प्राप्त होने वाले एल्किल आयोडाइड की हम सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो नाइट्रो एल्केन में प्राप्त हो जाएगा, जो प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक जो भी उनमें से होगा एक हो सकता है। एल्किल नाइट्राइट की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं, जैसे ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है R
CH2OH। तो सबसे पहले इसकी क्रिया हमने करवाई, लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन। तो ये हो जाएगा OH की जगह पर I हो जाएगा RCH2I। फिर ये जो प्राप्त हो रहा है इसकी क्रिया हम कराएंगे AgNO2 के साथ। ये तो यहाँ से I की जगह NO2 आ जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा RCH2NO2 प्लस AgI। इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे HONO। तो RCNO2 NOH RCNO2 और NOH। तो NOH तो H2O, ये डबल। तो ये होता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल। अब हम इसकी क्रिया NaOH क्षार के साथ कराएंगे, NONA और प्लस H2O। तो यहाँ प्राप्त होता है हमें सोडियम नाइट्रोलेट, और ये एक लाल रंग का होता है, यौगिक है, इसीलिए विलयन का रंग लाल हो जाएगा। तो हम जब दिए गए एल्कोहल की में पहले प्रथम लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, प्राप्त उत्पाद की सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराएंगे, फिर उसकी क्रिया जो प्राप्त उत्पाद होगा उसकी नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे और उसमें NaOH क्षार डालेंगे। फाइनली हमें लाल रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है, तो हम समझेंगे कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल था। अगर दिया गया एल्कोहल द्वितीयक होता तो यही अभिक्रियाएं किस रूप में होती है वो भी हम देखते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल, तो पहले प्रथम RCHOH प्लस लाल फास्फोरस और आयोडीन, तो OH की जगह I हो जाएगा, तो CHI। फिर प्लस AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो I की जगह पे NO2 हो जाएगा, प्लस AgI। फिर इसकी अगली स्टेप में वही नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, प्लस H2O। तो ये स्यूडो नाइट्रोल प्राप्त हो गया। यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि यहाँ इधर प्राथमिक एल्कोहलों के साथ नाइट्रोलिक अम्ल बना था, यहाँ स्यूडो नाइट्रोल प्राप्त हुआ है, छद्म नाइट्रोल। नाइट्रोलिक अम्ल NaOH के साथ क्रिया करके लाल रंग का सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है। स्यूडो नाइट्रोल NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कार्बनिक विलायक के साथ नीला रंग देता है। तो जब अपन इसमें NaOH और कार्बनिक विलायक डालेंगे तो हमें नीला रंग विलयन का प्राप्त होगा, जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि हमें दिया गया एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल था। तो डिफरेंस कहाँ आता है कि जो भी एल्कोहल हमें दिया है पहले हम उसमें लाल फास्फोरस आयोडीन डालेंगे, जो भी उत्पाद प्राप्त होगा उसकी सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करवाएंगे और फिर उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाएंगे। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाने के बाद NaOH डालेंगे। अगर लाल रंग प्राप्त हो गया तो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक है, अगर लाल रंग प्राप्त नहीं हुआ तो कार्बनिक विलायक और NaOH के साथ उसको लेंगे। नीला रंग अगर अपन को प्राप्त हो गया तो समझ जाएंगे कि दिया गया एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल है।
लेकिन अगर दिया गया एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल होता तब अपन देख सकते हैं कि रिएक्शन किस प्रकार से चलेगी। तो R R R COH, तो प्लस सबसे पहले वही लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो OH की जगह पे R ये I हो जाएगा, जिसकी क्रिया हम कराएंगे AgNO2 से। तो I की जगह पर R R R, यहाँ NO2 हो जाएगा। फिर इसकी क्रिया हम HONO यानी नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे। ये नाइट्रस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन क्लोज हो जाएगी और कलरलेस विलेन प्राप्त होगा। जबकि प्राथमिक एल्कोहलों ने नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया की थी, नाइट्रोलिक अम्ल बनाया था। द्वितीयक एल्कोहलों ने भी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया की थी, स्यूडो नाइट्रोल बनाया था। लेकिन तृतीयक एल्कोहलों की नाइट्रस अम्ल से कोई क्रिया नहीं हो रही, तो कोई कलर प्राप्त नहीं होगा। तो कोई कलर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो हमें तृतीयक एल्कोहल दिया गया था, हम पहचान लेंगे। अगर नाइट्रस अम्ल डालने के पश्चात क्षार डालने के बाद लाल रंग प्राप्त हो रहा है तो हम पहचान लेंगे कि वो प्राथमिक एल्कोहल था। और अगर क्षार कार्बनिक विलायक के पश्चात नीला रंग प्राप्त हो रहा है तो हम पहचानेंगे कि वो द्वितीयक एल्कोहल था। और यदि कोई कलर प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम पहचानेंगे कि वो तृतीयक एल्कोहल था। तो ये विक्टर मेयर नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार के प्रोसेस से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस उत्पन्न किया था, पहचाना गया था। इसीलिए इसको हम विक्टर मेयर परीक्षण विधि कहते हैं। और ये एल्कोहलों के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है, विक्टर मेयर परीक्षण विधि। इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए ल्यूकास अभिकर्मक, जो सांद्र HCl और ड्राई ZnCl2 का मिक्सचर होता है, उसको भी हम यूज में लेते हैं। तो दूसरी अपन ल्यूकास परीक्षण की ओर चलते हैं। ल्यूकास परीक्षण, तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिक्सचर ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जब एल्कोहलों की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं, जबकि एल्किल क्लोराइड जल में अत्यंत अल्प विलेय या लगभग अविलेय मान सकते हैं। तो एल्किल क्लोराइडों को या एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो इसी धुंधलापन उत्पन्न होने में लगे समय के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। चूंकि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ प्राथमिक एल्कोहल स्लो अभिक्रिया करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल थोड़ी फास्ट करते हैं और तृतीयक एल्कोहल और ज़्यादा फास्ट अभिक्रिया करते हैं। तो तृतीयक एल्कोहल होने पर तृतीयक एल्किल क्लोराइड तुरंत बनेगा, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल होने पर द्वितीयक एल्किल क्लोराइड बनने में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक डालने के 5 मिनट के पश्चात धुंधलापन उत्पन्न होगा। जबकि प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करते, तो कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा। तो जैसे ही दिए गए एल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे, डालते ही अगर धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है तो हम समझेंगे कि हमें दिया गया एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल है। लेकिन ल्यूकास अभिकर्मक डालने के लगभग 5 मिनट के पश्चात धुंधलापन उत्पन्न होता है तो हम समझेंगे कि दिया गया एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल है। और यदि आधे घंटे बाद तक भी धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहलों के ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में तृतीयक एल्कोहल सबसे पहले होते हैं, HN1 अभिक्रिया होती है, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल और उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल। ये जो प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH प्लस इसकी क्रिया हम कराएंगे सांद्र HCl से और यहाँ हो जाएगा निर्जल यानी ड्राई ZnCl2
तो RCH2Cl प्लस H2O। तो ये प्राथमिक एल्किल क्लोराइड जो कमरे के ताप पर नहीं बनेगा, यानी कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा। द्वितीयक एल्कोहल की बात अगर अपन करते हैं, RCH प्लस सांद्र HCl और ये हो जाएगा ड्राई ZnCl2। तो RCHRCl प्लस H2O। तो द्वितीयक एल्किल क्लोराइड बनेंगे और इस अभिक्रिया को होने में लगभग 4-5 मिनट का समय लगता है। इसलिए अगर 4-5 मिनट के आसपास आपका स्वच्छ विलयन धुंधला हो जाता है तो आप समझ जाइएगा आपको दिया गया एल्कोहल द्वितीयक है। तृतीयक कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अत्यंत फास्ट रिएक्शन देते हैं और तुरंत तृतीयक एल्किल क्लोराइड में एल्कोहलों को परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक डालते ही धुंधलापन उत्पन्न होने का मतलब दिया गया एल्कोहल तृतीयक होगा। डालने के तकरीबन 5 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होने का मतलब वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और डालने के लगभग 20-25 मिनट तक भी कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कमरे के ताप पर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक होगा। इस प्रकार हम ल्यूकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाएं हमने एल्कोहलों की तीनों प्रकार की पढ़ी है, जहां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल इनके ऑक्सीकरण के उत्पाद और विहाइड्रोजनीकरण के उत्पादों में और अभिक्रिया की दर में भिन्नता होती है, तो जिनके आधार पर भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण, एक विहाइड्रोजनीकरण, एक ल्यूकास परीक्षण और एक विक्टर मेयर परीक्षण, इन सब के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे फिनोलों के बारे में। धन्यवाद।